एवरीवन, मेरा नाम है अर्पित कुमार शर्मा और आप लोग देख रहे हैं स्टूडेंट खबरी। और आज हम लोग बात करने वाले हैं भाई साहब कॉमेड के की काउंसलिंग जो है वो कैसे होने वाली है, कॉमेड के की काउंसलिंग कैसी होती है, कितने राउंड्स होते हैं उसके अंदर, किस राउंड में किस तरीके से आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्या क्या कोटास जो है वो उसके अंदर होने वाले हैं, क्या क्या कैटेगरीज जो है उसके अंदर होने वाली है, फीस क्या होने वाली है, रजिस्ट्रेशन फीस क्या होने वाली है, सारी की सारी बातें आज हम लोग यहां पर करने वाले हैं। थोड़ा सा लंबा होने वाला है वीडियो, लेकिन स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप लोगों को काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कोई भी दुविधा ना हो, कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर सबसे पहले भाई साहब ऑनलाइन काउंसलिंग की क्विक गाइड मैं आप लोगों को दे देता हूं। यहां पर बहुत सारा लिखा है, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो मैं बता रहा हूं बस उसी पर ध्यान दें ताकि आप लोगों को जल्दी से जल्दी चीजें जो है वो समझ में आए। तो पहली चीज तो ये कि आपको कॉमेड के जो एंट्रेंस एग्जाम है वो देना पड़ेगा। कॉमेड के आपने दे दिया, टेस्ट में आप पास हो गए, आगे बढ़ जाते हैं। आपको 12th पास करनी पड़ेगी। 12th अगर आपके पासिंग मार्क्स भी है 12th के अंदर और अगर आपने 12th पास कर रखी है यहाँ पर, तो आपको इसके अंदर बैठने की एलिजिबिलिटी मिल जाती है। उसके बाद आपको यहाँ पर कम से कम ये मान के चलो कि अगर आपका 12th हो चुका है तो 12th होने के बाद आपको इसके जो रजिस्ट्रेशन पीरियड होता है, जो भी इसकी डेट होगी रजिस्ट्रेशन पीरियड की, वो आपको उसी पीरियड के अंदर, उसी डेट के अंदर रजिस्टर जो है वो करना पड़ेगा और आपके जो रिक्वायर्ड मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करने पड़ेंगे। और मान लीजिए अगर आखिरी में कोई कैंडिडेट से बच जाते हैं अगर और उनको सीट नहीं मिलती है, तो जो एक्सक्लूसिव स्पेशल राउंड्स जो वो आखिरी में होते हैं उसके अंदर वो कैंडिडेट्स जो है वो बैठ सकते हैं। अब फटाफट यहाँ पर ओवरव्यू देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को 2000 रुपए देके रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने हैं। फिर आपके डॉक्यूमेंट्स अगर सही हैं तो वो वेरीफाई हो जाएंगे और वो वेरीफाई होने के बाद आप एलिजिबल हो जाओगे राउंड 1 में पार्टिसिपेट करने के लिए। राउंड 1 में पार्टिसिपेट करके आप चॉइस फिलिंग करोगे। चॉइस फिलिंग के बाद आपको मॉक अलॉटमेंट होगा। मॉक अलॉटमेंट क्या होता है भाई साहब की मॉक अलॉटमेंट में आप लोगों को एक पर्टिकुलर लिस्ट दे दी जाती है जिसके अंदर आपको ये पता पड़ जाता है कि आपको कौन सा कॉलेज जो है वो मिल रहा है या मिल सकता है। ठीक है, मिला नहीं है अभी, मिल रहा है या मिल सकता है। अगर आपको लगता है कि यार मुझे ये कॉलेज जो ये मिल रहे हैं या मिल सकते हैं और इनमें मुझे कुछ चेंज करना है, कोई सा कॉलेज ऊपर करना है और कोई सा कॉलेज नीचे करना है, तो मॉक अलॉटमेंट के बाद आप चेंजेस अपनी चॉइस फिलिंग फॉर्म में कर सकते हैं। उसके बाद आपको राउंड 1 अलॉटमेंट रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि राउंड 1 में आपको कौन सा कॉलेज कौन सी ब्रांच मिली है उसका रिजल्ट आ जाएगा। अगर आपको अच्छा लगता है कि नहीं यार मुझे इसी कॉलेज में इसी ब्रांच में एडमिशन चाहिए था, मान लो कि आपको रमैया कॉलेज में सिविल इंजीनियरिंग चाहिए थी और आपको सिविल इंजीनियरिंग मिल गई, तो आप यहां पर बोल सकते हैं कि साहब चलो ठीक है मुझे ये सीट दे दो, मैं यहां पर रम के बैठना चाहता हूं। लेकिन अब मान लो आपको कुछ और कॉलेज चाहिए था, आपको आरबी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग चाहिए था लेकिन वो नहीं मिला और कोई और कॉलेज मिल गया आपको, तो फिर आप जा सकते हैं आगे के राउंड्स में और आगे के राउंड्स में आप अलग ब्रांचेस के लिए अलग कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हैं। पार्टिसिपेशन इन राउंड 2 एंड 3 इज डिपेंडेंट ऑन डिसीजन मेड ड्यूरिंग अलॉटमेंट ऑफ राउंड 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो राउंड 1 में अगर आपने डिसीजन ले लिया है कि नहीं यार मुझे तो आगे बढ़ना, आगे बढ़ के मुझे काम करना है, मुझे कोई दूसरी ब्रांच चाहिए या कोई दूसरा कॉलेज चाहिए, तो आप राउंड 1 में डिसीजन ना लेते हुए राउंड 2 और राउंड 3 के लिए जा सकते हैं। आगे हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं रजिस्टर कैसे करना है। अगर आपको रजिस्टर करना है काउंसलिंग के लिए तो सबसे पहले आप जाएंगे www.comedk.org में। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन टैब में जाना है। फिर आपको 2000 रुपए का फटका पड़ने वाला है, वो 2000 रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे। वो 2000 रुपए जो आप खर्च करोगे वो नॉन रिफंडेबल होंगे, उसमें एक भी रुपया आपको वापस नहीं मिलेगा, बिकॉज दिस इज द रजिस्ट्रेशन फीस, दिस इज द रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड टैब पे जाके आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड करने हैं, या तो जेपीजी में होना चाहिए वो, या पीएनजी में, या पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए और 1 MB से कम स्पेस में वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड हो जाने चाहिए, तभी वो जो सर्वर है आपके डॉक्यूमेंट्स लेगा, अन्यथा नहीं लेगा। अब डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको पता कैसे पड़ेगा कि भाई साहब वेरीफाई हो गए कि नहीं, तो जब आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टैब जो होता है डॉक्यूमेंट अपलोड वाला, उसके अंदर आपको पता पड़ जाएगा कि आपका डॉक्यूमेंट जो है वो वेरीफाई हुआ है या नहीं हुआ है। और उसके अलावा आपको जो एग्जाम सेंटर है, जो गवर्नमेंट है, जो ये सर्वर है, जो वेबसाइट है, वो बार बार प्रायर रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लॉगिन करके देखते रहें कि आपके डॉक्यूमेंट की जो डॉक्यूमेंट की जो प्रोसेस है एक्सेप्ट होने की वो कहां तक पहुंची है। क्योंकि अगर वो एक्सेप्ट नहीं हुआ है तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि डॉक्यूमेंट जो है वो एक्सेप्ट नहीं हुआ है या रिजेक्ट हो गया है या अंडर प्रोसेस है, तो आप दोबारा उसको अपलोड कर सकते हैं इन केस ऑफ रिजेक्शन। अब होता क्या है डॉक्यूमेंट में, डॉक्यूमेंट सबमिटेड मतलब आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया है।
रीसबमिट, रीसबमिट का मतलब होता है कि आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट करा है वो सही नहीं है, या उसमें कुछ खराबी है, या उसमें कुछ छूट गया है, वापस से सबमिट करिए। अब आपने वापस से सबमिट करे जब डॉक्यूमेंट्स, तो आपके पास ऑप्शन दिखाएगा डॉक्यूमेंट रीसबमिटेड, मतलब डॉक्यूमेंट जो है वो वापस से सबमिट कर दिए गए हैं सारे के सारे। डॉक्यूमेंट अप्रूव्ड व्हेन योर डॉक्यूमेंट्स आर अप टू डेट, करेक्ट एंड आर इन लाइन, वो अप्रूव हो जाएंगे सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं, और वो आपके पास स्टेटस आ जाएगा डॉक्यूमेंट अप्रूव्ड का। डॉक्यूमेंट रिजेक्टेड मतलब भाई साहब डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो चुके हैं, या तो कुछ सही नहीं है या कुछ कमी पेशी है, और फिर से एक बार डॉक्यूमेंट वापस भेजें। और उसके बाद अंडर रिव्यू मतलब डॉक्यूमेंट्स आपके अभी रिव्यू में है, अभी चेक किए जा रहे हैं, जब तक पूरे चेक नहीं हो जाते तब तक ना हम उन्हें अप्रूव कर सकते हैं ना हम उन्हें रिजेक्ट कर सकते हैं। अभी उनके ऊपर खोज जारी है, छानबीन जारी है, अभी उनके ऊपर रिसर्च चल रही है बेसिकली। ओके, अब यहां पर आप देख सकते हैं कि जिनका डॉक्यूमेंट अप्रूव हो जाएगा वो चॉइस फिलिंग के नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ सकते हैं। जिनका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो जाएगा भाई साहब वो एलिजिबल नहीं होंगे काउंसलिंग में बैठने के लिए। जिनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इनकम्प्लीट या रिजेक्टेड लिखा आएगा वो भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते फर्दर प्रोसेस में। और जहां पर इनकरेक्ट डिक्लेरेशन एप्लीकेशन फॉर्म या डॉक्यूमेंट्स में आएगी, वहां पर भी जो कैंडिडेट है वो किसी भी लेवल पर काउंसलिंग की बाहर कर दिया जा सकता है। तो दोस्तों इस बात का हमें बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान रखना है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो टाइम से हो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर नहीं हुआ है, डॉक्यूमेंट अप्रूव नहीं हुआ है, तो आप चेक करें कि क्या कमी है, और इनकी वेबसाइट पर जाकर आप कंप्लेंट भी कर सकते हैं, या फिर आपके कोई क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं तो वो पूछ सकते हैं। आपके जो बड़े भाई बहन हैं जो इन कॉलेजों में पढ़ चुके हैं उनसे मदद लें, दोस्त जो है उनसे मदद लें कि साहब ऐसी कोई दिक्कत आ रही है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम। लेकिन डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड होने चाहिए, इन टाइम पे अपलोड होने चाहिए, बिल्कुल भी इसमें आप लोग ढीला ढाली नहीं करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, तो वो आपको मैंने बता ही दिया था वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं। इसमें 4 तरीके की सीट्स होती हैं, एक होती है जनरल, एक होती है HKR विच इज हैदराबाद कर्नाटका मेरिट लिस्ट, उसके बाद एक होती है इसमें तुलु माइनॉरिटी की सीट्स होती हैं, तेलुगु माइनॉरिटी की सीट्स होती हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं आपको क्या क्या आपको अपने मेरिट सीट के लिए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। आपको अपलोड करना है आपका ओरिजिनल ID प्रूफ विच इज पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, या और कोई गवर्नमेंट आईडी आपके पास प्रूफ हो तो। डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको अपना पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, 10th 12th की मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट और पासपोर्ट आप अपना दिखा सकते हैं। एडमिट कार्ड या डिजी लॉकर मार्क्स कार्ड जो है वो सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है, उन्हीं स्टूडेंट्स को देना है जो CBSE बोर्ड से जा रहे हैं इसके अंदर पास होकर। एंड इम्प्रूवमेंट मार्कशीट अगर आप लोगों के पास हो, जो बाद में आप लोग इम्प्रूवमेंट मार्कशीट के लिए अलग से जो एग्जाम देते हैं 12th के बाद, टू इम्प्रूव योर स्कोर, टू इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस, तो वो भी आप लगा सकते हैं अगर लगाना चाहें तो। अब जो HKR के लोग हैं, यानी कि हैदराबाद कर्नाटका सीट मेरिट लिस्ट के जो लोग हैं, उनको क्या क्या देना है भाई साहब, उनको भी ओरिजिनल ID प्रूफ देना है, साथ में उनको बर्थ प्रूफ भी देना है अपना। उसके बाद उन्हें 12th स्टैंडर्ड का इक्विवेलेंट मार्क्स कार्ड लगाना है, 12th स्टैंडर्ड या PUC जो भी आप बोलना चाहें, प्री यूनिवर्सिटी कोर्स, वो आपको मार्क्स कार्ड जो है वहां पर लगाना पड़ेगा जिसमें आपका UID नंबर है जो वो शो हो रहा होगा। एडमिट कार्ड या डिजिटल लॉकर मार्क्स कार्ड जो मैंने आपको बता ही दिया है, जो CBSE बोर्ड वालों के लिए है। एंड HKR एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू फॉल अंडर दिस कैटेगरी, हैदराबाद कर्नाटका रीजन कैटेगरी। तो HKR एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट जो है वो आपके नाम से आपको असिस्टेंट कमिश्नर इंचार्ज रेवेन्यू सब डिवीजन की तरफ से इशू किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको, अगर आप तुलु या फिर तेलुगु माइनॉरिटी से हैं तो भी आपको भाई साहब ओरिजिनल ID प्रूफ लगाना है, आपको अपने डेट ऑफ बर्थ का जो प्रूफ है वो भी लगाना है, आपको 12th की और PUC का जो इक्विवेलेंट मार्क्स कार्ड है जिसमें आपका UID नंबर होता है वो भी लगाना है। उसके बाद यहां से कहानी चेंज होती है, अब आपको इसके बाद ये भी लगाना है, यहाँ पर आपका कर्नाटका डोमिसाइल का जो सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। जो कर्नाटका डोमिसाइल का सर्टिफिकेट आपको रेवेन्यू अथॉरिटी के द्वारा दिया जाता है, आपके जो भी तहसीलदार होगा वहां पर आप उससे बनवा सकते हैं, आपके पेरेंट्स से आप बोल सकते हैं, वो बनवा के दे देंगे। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो आप किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल से बात कर सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये तुलु तेलुगु मदर टंग का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर बनवाना पड़ेगा, वो आपके नाम में होना चाहिए। ये जो सर्टिफिकेट है, जिस भी स्कूल के अंदर आप पढ़े हैं, कोई से भी स्कूल के अंदर कर्नाटका में अगर आप पढ़े हैं तो कर्नाटका स्कूल के अंदर जिस भी स्कूल से आप पढ़े हैं उसका जो प्रिंसिपल है, उस स्कूल का जो प्रिंसिपल है, उस स्कूल के प्रिंसिपल के द्वारा आपको ये सर्टिफिकेट जो है वो मदर टंग का या फिर तुलु या तेलुगु टंग का सर्टिफिकेट जो है वो बनाकर दे दिया जाएगा। आगे अगर आप देखें स्टडी प्रूफ इन कर्नाटका, तो आपको भाई साहब अगर आप को
पेरेंट्स का स्टडी प्रूफ देना है तो या तो पेरेंट्स का जो स्टडी प्रूफ जब आप देंगे तो 7 साल से या तो वो कर्नाटका में पढ़ रहे हो या उन्होंने 11th 12th जो है वो कर्नाटका के किसी स्कूल से करी हो। और कैंडिडेट के मामले में उसको 7 साल तो कर्नाटका के स्कूल से पढ़ाई करनी ही है, मतलब वो करा हुआ ही होना चाहिए। प्लस 10th और 12th की जो मार्कशीट है, मतलब 10th और 12th जो है वो भी उसको वहां से पास उसने की हो, 10th 11th 12th जो है वो भी वहां से उसने पास की हो, कहां से, कर्नाटका के स्कूल से। तो दैट इज बेसिकली स्टडी प्रूफ इन कर्नाटका। प्लस आपको एडमिट कार्ड या डिजी लॉकर जो है जिसके अंदर यूआईडी नंबर होता है, डिजिटल लॉकर बोले या डिजी लॉकर बोले, यार मेरी तो मतलब जुबान भी कितनी फिसल रही है इसको बोलते बोलते। सो जो डिजी लॉकर है उसमें जो यूआईडी नंबर होता है वो भी आप यहां पर दे सकते हैं, विच वो इन केस ऑफ सीबीएसई स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद सॉरी, डिजी लॉकर में यूआईडी नंबर नहीं होता है, 12th और पीयूसी के जो स्कोर कार्ड होता है उसके अंदर यूआईडी नंबर होता है। आई एम रियली सॉरी, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई वहाँ पे। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपकी इंप्रूवमेंट मार्कशीट भी लगेगी। अगर आप इंप्रूवमेंट मार्कशीट लगाना चाहते हैं इफ एप्लीकेबल तो आप इंप्रूवमेंट मार्कशीट भी लगा सकते हैं। मतलब सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको देने पड़ेंगे। अगर आप तुलु और तेलुगु माइनॉरिटी के हैं फिर उसमें 2-1 डॉक्यूमेंट्स कम आपको देने पड़ेंगे। अगर आप HKR सीट के लिए अप्लाई कर रहे हैं हैदराबाद कर्नाटका रीजन के लिए, और उसके अलावा अगर आप जनरल मेरिट लिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो भाई साहब सबसे कम डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कतें भी यही आने वाली हैं, क्योंकि जनरल में आपको पता ही है कि क्या होता है, सीट्स कितनी मुश्किल से मिलती हैं। अब काउंसलिंग राउंड के अंदर अगर हम बात करें तो जनरली यहाँ पर भाई साहब 3 राउंड होते हैं काउंसलिंग के, पहला राउंड, दूसरा राउंड और तीसरा राउंड। काउंसलिंग के राउंड्स किस तरीके से होंगे, अगर आप पहले राउंड में बैठ रहे हैं तो पहले राउंड में HKR तुलु तेलुगु सीट्स सारे के सारे लोग, जनरल मेरिट सारे के सारे लोग बैठेंगे। पहले राउंड में जो एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं वो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे, फिर वो लोग चॉइस फिलिंग करेंगे। चॉइस फिलिंग में आपको कौन सा कॉलेज पहले चाहिए और कौन सी ब्रांच आपको पहले चाहिए, उस हिसाब से आपकी चॉइस फिलिंग होगी। उसके बाद आपके जो प्रेफरेंसेस है वो सेव होंगे। वो प्रेफरेंसेस सेव करने के बाद आपको मॉक अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा, यानी कि आपको एक मोटा मोटा अंदाजा हो जाएगा कि मुझे कौन सी कॉलेजेस में कौन सी ब्रांच जो है वो मिल सकती है। उसके बाद आपको अगर चॉइस फिलिंग में चेंज करना है, अगर आप अपनी चॉइस फिलिंग से खुश हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट इफ यू आर नॉट हैप्पी विद योर चॉइस फिलिंग यू कैन चेंज योर चॉइस फिलिंग। आफ्टर दैट आप राउंड 1 का अलॉटमेंट जो रिजल्ट है वो चेक करेंगे। अगर आप रिजल्ट से खुश हैं तो आप डिसीजन लेंगे कि यार मुझे तो यही सीट चाहिए और मैं ये सीट लेके बैठ रहा हूं। अगर आप रिजल्ट से खुश नहीं है तो आप उसको मतलब इसमें ऑप्शंस होते हैं, एक तो होता है एक्सेप्ट एंड फ्रीज, एक होता है एक्सेप्ट एंड अपग्रेड, एक होता है रिजेक्ट एक्सेप्ट एंड अपग्रेड, एक होता है रिजेक्ट एंड अपग्रेड, एक होता है रिजेक्ट एंड विड्रॉ। तो ये जो है भाई साहब आपको अलग अलग जो एक्सेप्ट एंड अपग्रेड, एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट और ये रिजेक्ट एंड विड्रॉ, ये सब मैं आपको समझाने वाला हूँ। इसके पहले मैं आपको वो चीज समझाऊं, पहले मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। अब ये हो गया आपका। तो कैंडिडेट्स हु सिलेक्टेड अ सीट इन राउंड 1 विल हैव द ऑप्शन टू सरेंडर और कैंसिल सीट ड्यूरिंग सरेंडर पीरियड। जो लोग राउंड 1 में सिलेक्ट हो जाते हैं, मान लो आपने कोई सीट ले ली, अब आपको सीट जो है वो नहीं अच्छी लग रही है, आपको नहीं पसंद है और आपने एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर दिया है। अगर आपने सीट एक्सेप्ट कर ली है लेकिन अब आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, अब आप अपग्रेड नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अब आप सरेंडर करना चाहते हो सीट, आप किसी और कॉलेज में जाना चाहते हो या किसी और चीज को, किसी और ब्रांच को लेना चाह रहे हो किसी और प्राइवेट कॉलेज में, तो आप क्या कर सकते हो कि आपकी जो सीट है उसको आप सरेंडर कर सकते हो सरेंडर पीरियड के अंदर। तो जो सरेंडर पीरियड के अंदर आप सीट सरेंडर कर दोगे तो आपकी जो फीस है जो आपको यहाँ पर सीट लॉक करने के लिए आप भरनी पड़ती है वो आपको पूरी की पूरी वापस मिल जाएगी, कुछ पैसे काट के, 2000 रुपए जो आपने रजिस्ट्रेशन फीस भरी थी वो काट के। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप राउंड 2 में जाते हो तो HKR तुलु और तेलुगु सीट्स के लिए मैं बता रहा हूं, राउंड 2 का जो फेज 1 होता है वो होता है HKR तुलु और तेलुगु सीट्स वालों के लिए। तो इधर यहां पर लिखा भी हुआ है एलिजिबल ओनली इफ यू आर अलॉटेड अ सीट इन राउंड 1 फॉर HKR तुलु एंड तेलुगु सीट्स। अब इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप या तो एक्सेप्ट एंड अपग्रेड कर सकते हैं या फिर रिजेक्ट एंड अपग्रेड कर सकते हैं, या फिर आप इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर आपने राउंड 1 में पार्टिसिपेट नहीं किया था तो। ठीक है, अब एक्सेप्ट एंड अपग्रेड और रिजेक्ट एंड अपग्रेड का क्या मतलब होता है मैं आपको समझा देता हूं। यहां पे जब आप कोई सीट यहां पर एक्सेप्ट एंड अपग्रेड करोगे तो आपने सीट जो है वो एक्सेप्ट कर ली है और उसके बाद आपने अपग्रेड के लिए डाल दिया है। मान लो अगर आपका अपग्रेड में चांस लग गया और अगर आपको अच्छी ब्रांच मिल गई तो आपको वो ब्रांच जो है वो मिल जाएगी। और वो जो सीट अगर आपको ब्रांच नहीं मिलती है ऊपर वाली तो नीचे जो आपकी सीट पक्की थी, जो मान लो सिविल इंजीनियरिंग आपने ली थी, अब आपको ऊपर चाहिए CS, तो CS अगर आपको मिल गई तो ठीक है,
नहीं तो सिविल तो आपकी रहेगी ही रहेगी। रिजेक्ट एंड अपग्रेड में क्या होगा कि आपने सीट जो है वो रिजेक्ट कर दी है, और अब जब अपग्रेड आप करोगे तो अगर आपकी सीट अपग्रेड हो गई तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो अपग्रेड नहीं हुई और आपने ये सीट भी रिजेक्ट कर दी तो भाई साहब ये भी हाथ से चली जाएगी, फिर आपको दूसरे राउंड में बैठना पड़ेगा। अब हम मेक चेंजेस इन चॉइस फिलिंग फॉर्म, वही वाली बात है कि आपको चॉइस फिलिंग में चेंज करना है अगर आप करना चाहते हैं तो। उसके बाद आप यहाँ पर अलॉटमेंट देखोगे, अलॉटमेंट आने के बाद अगर आप इस अलॉटमेंट से खुश हो, अगर इस सीट से खुश हो, इस ब्रांच से खुश हो तो आप ले सकते हो, अगर नहीं तो फिर से वही वाली चीज हो जाएगी, आपको अगले राउंड में जाना पड़ेगा। लेकिन यहां पर आप लोगों को अगले राउंड में जाने के लिए पहले राउंड, अब हाँ राउंड 2 फेज 2 ये मैं अब जनरल मेरिट लिस्ट के बारे में बता दूं कि यहां पर जनरल मेरिट लिस्ट में आप पहले राउंड 2 फेज 2 में आएंगे। इसके अंदर अलॉटमेंट आप तभी ले पाएंगे अगर आपके पास जनरल मेरिट लिस्ट, यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी से आप HKR तुलु और तेलुगु सीट्स में नहीं आते हैं या HKR तुलु और तेलुगु कैटेगरी में नहीं आते हैं, तब आपको जाकर यहाँ पर जो है चांस मिलेगा इस काउंसलिंग में बैठने का। और इस काउंसलिंग में बैठने के बाद जब आपका रिजल्ट आएगा, सारे के सारे प्रोसेस सेम रहेंगे, चॉइस फिलिंग एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके बाद आप लोगों को डिसीजन लेना है अपने अलॉटमेंट के ऊपर कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। अगर आपको ये सीट लेनी है तो आप ले सकते हैं, अगर आपको ये सीट नहीं लेनी है तो आप इसको सरेंडर कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। अब सरेंडर और कैंसिल सेम टू सेम चीज हो जाएगी दोस्त, कि सरेंडर आपको करना है तो सरेंडर पीरियड के अंदर आपको सरेंडर करना पड़ेगा, ताकि जो आपने फीस भरी है कॉलेज के अंदर वो आपको वापस मिल जाए। ठीक है, अब आगे हम यहाँ पर बात करते हैं राउंड 3 की। राउंड 3 जो है वो जनरल मेरिट लिस्ट वालों के लिए ही है। तो अब आप ये देख लो कि यहाँ पर राउंड 2 का जो फेज 1 था, इसी के अंदर HKR तुलु और तेलुगु सीट्स का जो रिजल्ट है वो आ जाता है। यानी कि राउंड 2 फेज 1 के अंदर HKR तेलुगु और तुलु के जो कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनको अपना कॉलेज जो है वो लेना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा, लॉक करना पड़ेगा। अब यहाँ पर जनरल मेरिट लिस्ट की बात करें राउंड 3 में, तो राउंड 3 में भाई साहब तभी आप जनरल मेरिट लिस्ट के लिए यहाँ पर एलिजिबल हो जब आपने राउंड 1 और राउंड 2 के अंदर कोई पार्टिसिपेशन नहीं किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर ये लोग भी यहाँ पर करना चाहते हैं पार्टिसिपेट, तो ये लोग ऑटोमेटिकली फिर जनरल लेवल में आ जाएंगे, जनरल डब्बे में आ जाएंगे, जनरल की कैटेगरी में गिना जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पर राउंड 2 में भी अगर पार्टिसिपेट करके कुछ नहीं निकाल पाए हैं या कुछ नहीं आपको मिल पाया है तो आप राउंड 3 में जाओगे। इसके अंदर भी सेम टू सेम प्रोसेस होगा, चॉइस फिलिंग करोगे आप। उसके बाद राउंड 3 की आप अलॉटमेंट सीट्स लोगे और आपको राउंड 3 की अलॉटमेंट सीट पर जो है वो डिसीजन लेना पड़ेगा। यहाँ पर आपको राउंड 3 के अंदर अगर मान लो आपको सीट मिल गई तो फिर उसके बाद आपका कोई सरेंडर का चांस नहीं है, उसके बाद आप सरेंडर नहीं कर सकते, उसके बाद आप वापस नहीं जा सकते। राउंड 1 और राउंड 2 तक आपके पास ऑप्शन है विड्रॉ करने का, सरेंडर करने का, आप सीट जो है वो छोड़ सकते हो। राउंड 3 के अंदर आपको अगर एक बार मिल गया और मिलने के बाद अगर आपने सरेंडर नहीं किया और अगर आपने वहां पर रिपोर्टिंग नहीं करी तो भाई साहब पैसा जो है वो आपका डूब जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम सीट मैट्रिक्स एंड फीस के बारे में, देखो भाई फीस के बारे में अगर हम बात करें तो ये तो सब ऊपर का तो फालतू है। जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपको जो ट्यूशन फीस है, जो आपकी ट्यूशन फीस जो मैं आपको बता भी चुका हूँ पिछले, अगर आपने वीडियो में देखा होगा तो 2,01,000 समथिंग जो है वो यूनिवर्सिटी की फीस है, वो आपको देनी है, दैट इज ट्यूशन फीस, वो तो आपको देनी ही है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो अदर फीस है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं होती, अदर फीस जो है वो कॉलेजेस की होती है। कॉलेज अपने हिसाब से वो फीस ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो स्पेशल स्किल लैब फैसिलिटीज कॉलेज दे रहे हैं वो 10,000 15,000 से लेकर मैक्सिमम 20,000 तक का जो पैसा है वो आपसे चार्ज कर सकते हैं पर एनम, यानी कि पर साल, यानी कि 4 साल में 80,000 तक वो लोग चार्ज कर सकते हैं आपसे और वो आपको भरना पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू द कॉलेज। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी की फीस है जो मैंने अभी अभी आपको बताई वो भी एप्लीकेबल है, वो तो लगेगी ही लगेगी। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें, जो मैं आपको ऑप्शंस वहां पर बता रहा था वो ऑप्शंस अब मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। वैसे तो मैंने समझा दिया है बट एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। ऑप्शन है आपके पास एक्सेप्ट एंड फ्रीज, जिसमें आप सेटिस्फाइड हो अपनी सीट से, आपने उस सीट को, उस ब्रांच को, उस इंजीनियरिंग कॉलेज को लॉक कर दिया है और आपको उसी में पढ़ना है, आपको बहुत मजा आ रहा है भाई साहब, आपको जो चाहिए था वो आपको मिल चुका है और उस सीट से आप खुश हो, आप उसी कॉलेज में उसी सीट पर पढ़ना चाहते हो, उसी ब्रांच में पढ़ना चाहते हो। एक्सेप्ट एंड अपग्रेड, आपको जो सीट मिली आप उससे सेटिस्फाइड हो, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन आप ये सोच रहे हो कि यार मैंने और भी ऊपर अच्छे ऑप्शंस जो है वो भरे हुए हैं, हो सकता है कि मुझे और अच्छे ऑप्शंस जो है वो आगे जाकर मिल जाए। मेरी रैंक अगर मान लो मेरी रैंक अगर 1000 है और मेरे ऊपर अगर कोई बंदा है वो 999 है और वो सीट छोड़ रहा है या वो कोई और ब्रांच ले रहा है, तो मेरे चांसेस बन जाते हैं उस ब्रांच पर जाने के या उस सीट को पकड़ने के, तो मैं एक्सेप्ट एंड अपग्रेड कर दूंगा। रिजेक्ट एंड अपग्रेड में आप अपनी सीट से सेटिस्फाइड नहीं हो
और आप अपनी जो सीट है जो आपको अलॉट हुई है वो छोड़ रहे हो, और उसको छोड़ने के बाद आप जो है अगले राउंड के लिए आगे बढ़ रहे हो या किसी दूसरे कॉलेज में जा रहे हो, और ये सीट जो है आपने रिजेक्ट कर दी है, मतलब अब ये सीट जो है ये भी आपकी नहीं रही, ये किसी और को चली जाएगी, आप ये बोल रहे हो, ये समझते हो, और आप अपनी मर्जी से इसको रिजेक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो दैट इज एक्सेप्ट एंड फ्रीज, एक्सेप्ट एंड अपग्रेड, रिजेक्ट एंड अपग्रेड, और उसके बाद रिजेक्ट एंड विड्रॉ। रिजेक्ट एंड विड्रॉ में क्या होगा कि आप ना तो अपनी सीट से सेटिस्फाइड हो, ना आपको अब और कोई आगे कॉलेज चाहिए, ना आपको और कोई ब्रांच चाहिए, अब आप अपने हिसाब से कॉलेज लोगे, बाहर जाके लोगे, प्राइवेट में पढ़ोगे, किसी और कॉलेज में पढ़ोगे, जो करना है करोगे, यहां से अब आप हट जाओगे, काउंसलिंग से आप बाहर हो जाओगे और आप आगे के राउंड्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। और यहां पर आपको कोई इसमें पैसा नहीं देना, कुछ नहीं देना कॉलेज के अंदर, आप डायरेक्ट विड्रॉ करोगे, और विड्रॉ करने के बाद आपके मात्र जो 2000 रुपये आपने रजिस्ट्रेशन के लिए लगाए थे काउंसलिंग में, बस वो ही जाएंगे, बाकी और कुछ भी नहीं जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कोई कैंडिडेट जो है अगर उसको सीट मिलती है और उसके ऊपर वो एक्शन नहीं लेता है, तो वो रिजेक्ट एंड विड्रॉ की कैटेगरी में ऑटोमेटिकली आ जाएगी, और वो जो है आगे के राउंड से बाहर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर यहां पर दूसरी चीज ये है कि अगर आपको मान लो कि कोई डिसीजन आपने ले लिया, और अगर आपने कोई सीट ले ली है और अगर आपने उसको पकड़ लिया और एक बार वहां पर आपने फीस भर दी, सब कर दिया, तो यहां पर जो कैंडिडेट है वो आगे की जो चॉइसेस हैं उससे निरस्त हो जाएगा, या आगे के जो डिसीजन है वो नहीं बना पाएगा। एक बार जो उसको मिल जाएगा वो मिल जाएगा, आखिरी राउंड के बाद वो कुछ भी चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, अब यहां पर आप देख सकते हैं HKR तुलु और तेलुगु सीट्स के लिए ये डिसीजन है, जहां पर आप राउंड 1 में देख सकते हैं आपको एक्सेप्ट एंड फ्रीज का ऑप्शन मिलता है, एक्सेप्ट एंड अपग्रेड का ऑप्शन मिलता है, रिजेक्ट एंड अपग्रेड का ऑप्शन मिलेगा, रिजेक्ट एंड विड्रॉ का ऑप्शन मिलेगा, और पार्टिसिपेटेड इन राउंड 1 बट नॉट नो सीट अलॉटेड इन राउंड 1, मतलब अगर आपने राउंड 1 में पार्टिसिपेट किया है और सीट आपको अलॉट नहीं हुई है, तो आप लोगों को राउंड 2 में फेज 1 में क्या देखने को मिलेगा या आगे के राउंड्स में क्या देखने को मिलेगा वो यहां नीचे दिया हुआ है। तो डिसीजंस अवेलेबल इन राउंड 2 फेज 1, तो ये था राउंड 1 के अंदर डिसीजन आपको क्या क्या मिलने वाले, राउंड 2 फेज 1 में क्या क्या डिसीजन आपको मिलेंगे। ये पहला एक्सेप्ट, ये नॉट एप्लीकेबल, मतलब यहां पर कुछ भी नहीं है, नॉट एप्लीकेबल मतलब ये जो चीजें हैं ये एप्लीकेबल नहीं होती हैं। यहां पे कौन कौन से डिसीजंस आपको लेने को मिलेंगे, कौन कौन से ऑप्शंस आपको मिलेंगे, मैं वो बता रहा हूं। एक्सेप्ट एंड फ्रीज आपको मिलेगा, फिर उसके बाद आपको एक्सेप्ट एंड फ्रीज मिलेगा, रिजेक्ट एंड अपग्रेड मिलेगा, एंड रिजेक्ट एंड विड्रॉ मिलेगा। या तो आप एक्सेप्ट करके फ्रीज कर लो, सीट ले लो, या आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो आपको रिजेक्ट एंड अपग्रेड का ऑप्शन भी मिलेगा एंड रिजेक्ट एंड विड्रॉ का ऑप्शन भी मिलेगा। उसके बाद एक्सेप्ट एंड फ्रीज, रिजेक्ट एंड अपग्रेड एंड रिजेक्ट एंड विड्रॉ का ऑप्शन भी मिलेगा आपको आखिरी में यहाँ पर राउंड 2 फेज 1 में। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर ये जो अलॉटमेंट है, ये राउंड 2 फेज 2 का अलॉटमेंट है जनरल मेरिट लिस्ट के लिए। जो जनरल मेरिट सीट्स में जो बैठ रहे हैं बच्चे, जनरल कैटेगरी में जो बैठ रहे हैं उनके लिए है। बड़ा ही सिंपल सा है, एक्सेप्ट और फ्रीज कर दो, या फिर रिजेक्ट एंड अपग्रेड कर दो, या फिर रिजेक्ट एंड विड्रॉ कर दो। फिर यहां पर जो राउंड 2 फेज 2 है उसके अंदर आपको एक्सेप्ट एंड फ्रीज के साथ साथ एक्सेप्ट एंड अपग्रेड का ऑप्शन भी मिलेगा, साथ में रिजेक्ट एंड अपग्रेड और रिजेक्ट एंड विड्रॉ का ऑप्शन तो आपको मिल ही रहा है। अपार्ट इसके बाद अगर हम बात करें यहां पर राउंड 2 फेज 2 जनरल मेरिट लिस्ट के लिए, तो ये दो उन्होंने दोनों ही चीजें लगता है सेम लिख दी हैं। 1 मिनट में देख लूं कोई गड़बड़ तो नहीं है। फेज who are not allot who are applicable to candidates who are allotted seat in round 2 phase 1 HKR Tulu Telugu seat allotment in round 2 phase 2 allotment in round 2 phase 1 round 2 phase 2 general merit list candidates who are not allotted seat in ओके। सो दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर ना थोड़ा सा एक ट्विस्ट है। इस वाले जो राउंड में जिन कैंडिडेट्स को सीट अलॉट हो गई थी HKR तुलु और तेलुगु में राउंड 2 फेज 1 में, ये उनके लिए है। और ये वाला जो राउंड है, ये फेज 2 जो राउंड है, इसके अंदर जनरल मेरिट लिस्ट में ये उन कैंडिडेट्स के लिए है जिनको सीट अलॉट ही नहीं हुई थी राउंड 2 फेज 2 में। ठीक है, तो जिनको नहीं अलॉट हुई थी, जिनको अलॉट हो गई थी, ये उनके लिए है ऑप्शंस, और जिनको अलॉट नहीं हुई है सीट्स, ये ऑप्शंस जो है ये वो उनके लिए है। तो ये इसके अंदर आपको जो राउंड 1 में डिसीजन देखने को मिलेगा, आप एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर सकते हैं, आप एक्सेप्ट करने के बाद उसको अपग्रेड कर सकते हैं, या फिर आप रिजेक्ट करने के बाद अपग्रेड कर सकते हैं, या फिर आप रिजेक्ट करने के बाद विड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि पीछे हट सकते हैं। और यहां पर राउंड 2 फेज 2 के अंदर आपको एक्सेप्ट एंड फ्रीज का ऑप्शन भी मिल जाएगा, एक्सेप्ट एंड अपग्रेड का ऑप्शन भी मिल जाएगा। उसके अलावा आप यहाँ पर रिजेक्ट एंड विड्रॉ कर सकते हैं, एक्सेप्ट एंड अपग्रेड कर सकते हैं, और इसके बाद आखिरी में आप यहाँ पर एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर सकते हैं,
एक्सेप्ट एंड अपग्रेड कर सकते हैं, रिजेक्ट एंड अपग्रेड कर सकते हैं, रिजेक्ट एंड विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे डिसीजंस जो हैं ये आप लोगों को यहां पर इनके मतलब जो आप यहां पर राउंड 1 में जो आपको मिला है या जो आप कर चुके हो उसके बेसिस पर राउंड 2 में या राउंड 2 फेज 1 में आप क्या कर सकते हो वो यहां पर दिया हुआ है, ठीक है। और कोई अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ लेना, मैं और ज्यादा क्लियर तरीके से इसको आप लोगों को समझा दूंगा। एक अलग वीडियो जो है मेरे ख्याल में मुझे सिर्फ इस पर्टिकुलर चीज के लिए बनाना पड़ेगा, तो वो मैं बना दूंगा और वो आप इस वीडियो के बाद देख सकते हैं, बिकॉज आई हैव टू मेक समथिंग फॉर दिस सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट मोर प्रॉपरली, ठीक है। क्योंकि ये डिसीजन इन राउंड 1 में आपके पास डिसीजन आ रहे हैं, ये सारे के सारे मैंने डिसीजन आपको समझा दिए पीछे ही कि इनका मतलब क्या होता है। अगर उसके बाद भी आपको कुछ कंफ्यूजन हो देन वील कवर इट इन नेक्स्ट राउंड, और सॉरी इन नेक्स्ट टॉपिक। बताओ यार, मतलब राउंड राउंड करता रह गया मैं, इतना ज्यादा राउंड हो गए हैं यहाँ पर काउंसलिंग के। कॉमेड के इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड मैन। ओके, तो हम आगे यहाँ पर अब बात करते हैं कि जो आपको यहाँ पर करना है, करना क्या है। अच्छा, यहां पर और आगे बढ़ गया ये, चलो तो और आगे बढ़ लेते हैं। तो पहले यहां पर भाई डिसीजन राउंड 1 हमारे पास क्या था, तो उसके बाद ये होने के बाद हमारे पास डिसीजन क्या अवेलेबल हुआ राउंड 2 फेज 1 में। फिर राउंड 2 फेज 1 में हमारे पास डिसीजन क्या थे, तो राउंड 2 फेज 1 में डिसीजन लेने के बाद डिसीजन अवेलेबल इन राउंड 2 फेज 2 क्या है। फिर डिसीजन इन राउंड 1 यहां पर लेने के बाद जिनको सीट नहीं मिली थी, यहां पर जिनको मिल गई थी उनके लिए, जिनको नहीं मिली थी उनके लिए है कि डिसीजन इन राउंड 1 लेने के बाद जो राउंड 2 फेज 2 में डिसीजन अवेलेबल है वो क्या हो सकते हैं। उसके बाद यहां पर हम देखेंगे कि हमारे पास राउंड 2 फेज 2 में हमने डिसीजन ले लिए, एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर लिया, एक्सेप्ट एंड अपग्रेड, रिजेक्ट एंड अपग्रेड, रिजेक्ट एंड विड्रॉ, या फिर वी हैव पार्टिसिपेटेड इन प्रीवियस राउंड्स बट नो सीट अलॉटेड इन राउंड 1 एंड राउंड 2। तो ऐसे लोगों के लिए क्या डिसीजंस अवेलेबल है राउंड 3 में। तो राउंड 3 में भाई साहब आपको एक्सेप्ट एंड फ्रीज यहां नहीं मिलेगा, यहां एक्सेप्ट एंड फ्रीज आपको मिल जाएगा। रिजेक्ट एंड अपग्रेड में आपको एक्सेप्ट एंड फ्रीज मिल जाएगा। अगर आपने रिजेक्ट एंड विड्रॉ किया है तो यहां पर अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। पार्टिसिपेटेड इन प्रीवियस राउंड बट नो सीट अलॉटेड इन राउंड 1 राउंड 2 में एक्सेप्ट एंड फ्रीज आप कर सकते हैं, या फिर आप रिजेक्ट एंड विड्रॉ कर सकते हैं जो भी सीट आपको मिलेगी। तो भाई साहब ये सारे के सारे राउंड्स जो है ये तीन राउंड होते हैं। 3 राउंड के बाद, आखिरी राउंड के बाद आपको पीछे हटने का मौका नहीं मिलता। अगर आपके पास अलॉटमेंट आ गया है सीट का और आपने कोई एक्शन नहीं लिया है और आपने रिपोर्ट नहीं किया है तो आपके पैसे जो है वो डूबने वाले हैं, और वही आगे यहाँ पर आने भी वाला है। ये देखिए, एनी कैंडिडेट हु हैज एक्सेप्टेड अ सीट ड्यूरिंग राउंड 1 और राउंड 2 कैन सरेंडर, बट राउंड 3 के बाद जो बच्चा है वो उसको अलॉटेड कॉलेज जो है वो ज्वाइन करना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो पैसा जो है वो डूब जाएगा, उसको पैसा जो है वो नहीं मिलेगा अगर उसने अलॉटेड कॉलेज को ज्वाइन नहीं करा एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम में जो उसको सीट मिली है उसके अंदर, क्योंकि वो सीट वो ब्लॉक करके बैठा हुआ है और वो सीट किसी और के पास जा सकती थी। तो यहां पर आप कैसे सरेंडर कर सकते हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सरेंडर पीरियड अगर आपने एक्सेप्ट एंड फ्रीज करा या एक्सेप्ट एंड अपग्रेड करी है राउंड 1 के अंदर, तो आप सरेंडर का जो आपका पीरियड है वो राउंड 2 के पहले आपको जो सरेंडर पीरियड होगा उसके अंदर सीट सरेंडर करनी पड़ेगी। सेम टू सेम एक्सेप्ट एंड फ्रीज एंड एक्सेप्ट एंड अपग्रेड सीट राउंड 2 में अगर आपने करा है तो राउंड 3 के पहले जो सरेंडर पीरियड होगा उसमें आपको सीट सरेंडर करनी पड़ेगी या सीट छोड़नी पड़ेगी। और एक्सेप्ट एंड फ्रीज कैंडिडेट्स इन राउंड 3 जो है उनके पास भाई कोई सरेंडर नहीं होगा, किसी भी प्रकार का कोई सरेंडर ऑप्शन नहीं है। अगर आप राउंड 3 में जाकर अगर आप सीट ले रहे हैं तो आपको जाना ही पड़ेगा, कॉलेज जो है वो जो आपको सीट मिली है उसमें आपको लेना ही पड़ेगा। अदरवाइज जो आपको फीस जहां पर भरवाई जाएगी, अगर आप फीस यहां पर एक्सेप्ट करते हैं, जो एक्सेप्टेंस करने के बाद जो फीस आप कॉलेज की भरेंगे वो आप भर देंगे, तो उसके बाद आपको किसी भी प्रकार का कोई पैसा वापस नहीं मिलेगा, बिकॉज यू हैव ब्लॉक्ड वन ऑफ देयर सीट्स। आगे फी रिफंड पॉलिसी जो है वो टोटल फी किस तरीके से, आप अगर अपनी सीट कैंसिल करना चाहते हैं तो आपको सीट जो है वो सरेंडर करनी पड़ेगी सरेंडर पीरियड के अंदर कॉमेड के काउंसलिंग के चलते हुए। अदरवाइज अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जो आपकी फाइनल लिस्ट में नाम आ रहा है और अगर आप फाइनल लिस्ट में ज्वाइन कर लेते हैं कॉलेज, सॉरी फाइनल लिस्ट में अगर आप ज्वाइन नहीं कर पाते हैं कॉलेज थर्ड राउंड के बाद, तो थर्ड राउंड के बाद कॉलेज नहीं ज्वाइन करने के बाद जो पैसा आपने भरा हुआ है, जो सीट एक्सेप्टेंस का पैसा आपने दिया हुआ है वो आपको वापस नहीं मिलेगा, मतलब नहीं मिलेगा। प्लस आपको जो सीट है
वो भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ऑब्वियसली आप सीट तो ले ही नहीं रहे हो ना वहां पे, आपने कहीं और ज्वाइन कर लिया होगा या किसी और कॉलेज में जा रहे होगे, तभी तो आपने वो वाली सीट ज्वाइन नहीं करी, अदरवाइज आप वही वाली सीट ज्वाइन कर लेते, अपना पैसा क्यों वेस्ट करते। तो दोस्तों काफी लंबा टॉपिक था, बट मैं आशा करता हूं कि कॉमेड के की काउंसलिंग के बारे में जितना भी जो ज्ञान है आप लोगों को यहाँ पर मिल गया होगा। इफ यू वांट टू नो एनीथिंग एल्स अबाउट दिस काउंसलिंग और अबाउट कॉमेड के, आई एम हियर टू टीच यू, आप मुझे बताइएगा, नॉट टीच यू, आई एम हियर टू गाइड यू, आई एम हियर टू टेल यू, टीच क्या ही करूंगा मैं किसी को। लेकिन अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर आप लोगों के लिए वीडियोस बनाकर लाऊं तो आप मुझसे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, मैं वहां पर भी यहां पर मौजूद हूं, आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा हूं। एंड उसके अलावा अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया हो तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं अलग से एक वीडियो जो है वो आप लोगों को बनाकर दे दूंगा। तो थैंक्स लॉट फॉर वाचिंग मी, मेरा नाम है अर्पित कुमार शर्मा, आप लोग देख रहे थे स्टूडेंट खबरी। इसी तरीके से लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़ते रहिए, मुझे भी बढ़ाते रहिए। टेक केयर, सायोनारा एंड हasta la vista, बाय बाय।